सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद मन में प्रश्नों का अंबार लग जाता है। आखिर क्यों? क्या सावरकर ने कोई चारा घोटाला के लिए 10 सालों तक काला पानी की सजा काटा था? सावरकर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसके लिए उन्हें आज तक सजा मिल रही है? वो सजा जो काले पानी से भी दर्दनाक और असहनीय है। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा महानायक जिसने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी थी, सावरकर, जिसका रोम रोम भारत माता का ऋण चुकाने में मिट गया, जिसका नाम लेते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, जिस युग पुरुष का नाम सुनकर हमारा सर आदर से झुक जाना चाहिए, उसी का नाम लेते ही मन में प्रश्नों का अंबार क्यों लग जाता है? और जानते ये सवाल हमारे मन में क्यों आते हैं? क्योंकि बाएं हाथों से इतिहास लिखने वालों ने हमसे हमारे महापुरुष छीन लिए, हमारी किताबों से, हमारे दिमाग से उनके बलिदानों को मिटा दिया। बदले में हमें वो नायक थमा दिए जिनका ना तो कोई जमीर था, ना कोई अस्तित्व, और हम आज तक उनके लिखे शब्दों को अपनी जुबान से बोलते चले आ रहे हैं। उन्होंने हमें झूठ के उस अंधकार कमरे में डाल दिया जहां भारत माँ के सबसे बड़े नायक वीर सावरकर के लिए हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, जिसके कारण उनका नाम लेते ही वो सवाल खड़े हो जाते हैं जिसे बड़ी आसानी से बाएं हाथों से इतिहास लिखने वालों ने हमारे मन में डाल दिया था। और वो प्रश्न है माफी। सावरकर ने माफी क्यों मांगी? तो आज आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आज की इस वीडियो में मुझे पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि वीर सावरकर आपके लिए क्या मायने रखते हैं। वो आपके रियल नायक हैं या फिर नहीं? उन्होंने माफ़ी मांगा था या फिर नहीं? अगर माफ़ी मांगा था तो क्या वो सही था या फिर गलत? लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सावरकर को वीर सावरकर क्यों कहा गया। वीर सावरकर दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी थी, और फिर उन्हें इस कदर याद कर लिया था कि अंग्रेजी सरकार की फिरंगी सीमेंट उसे मिटा न सके, उनकी इस आग को बुझा न सके, और आने वाली पीढ़ियों में वो क्रांति की चिंगारी भड़का सके। इसलिए उन्हें इस कदर याद कर लिया था कि बाहर आकर उन्होंने 10,000 पंक्तियों को लिखा। वीर सावरकर वो हैं जिन्हें अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई थी। काला पानी की सजा किसी आम अपराधी को नहीं दी जाती, ये सबसे खतरनाक अपराधी को दी जाती है। मतलब साफ है कि अंग्रेज वीर सावरकर को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगे थे। सेलुलर जेल भेजे जाने का मतलब साफ था कि अंग्रेज सरकार वीर सावरकर से घबरा गई थी, और इसीलिए अंग्रेजों ने सावरकर को उस जगह भेज दिया था जहां से उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। सेलुलर जेल से दी गई उनकी यातनाओं के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले सावरकर को वीर सावरकर क्यों कहते हैं उसको पूरा कर लेता हूँ। तो वीर सावरकर वो थे जिन्हें अंग्रेज सरकार ने एक ही जन्म में 2 जन्मों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसको सुनने के बाद सावरकर ने कहा था कि चलो कम से कम पुनर्जन्म को न मानने वाले अंग्रेजों ने सनातन धर्म को माना तो सही। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें वकालत करने से भी रोक दिया गया था। वीर सावरकर पहले से भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1905 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडल करने के बाद जगह ही नहीं बची जहां सावरकर के बारे में बताया जाए। लेकिन ज्ञान किसी किताब के पन्नों की मोहताज नहीं होती। ज्ञान वो नदी की धारा है जो पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। अंग्रेजों ने भी यही करने की कोशिश की थी। उनकी किताब 1857 का स्वतंत्र समर, जिसे अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, ये वही किताब है जो क्रांतिकारियों के लिए उस वक्त भगवत गीता बन गई थी। ये वही किताब है जिसे पढ़कर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति देने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों ने भले ही उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आज़ादी के मतवालों ने उस किताब की प्रतियां अपने हाथों से लिख लिख कर एक दूसरे तक पहुंचाया, जिसे पढ़कर आज़ादी के मतवाले इस कदर ज्वालामुखी बनकर फट रहे थे जिससे अंग्रेजी सेना घबरा गई थी। और इसीलिए अंग्रेज सरकार उस क्रांति की आग को झड़काने वाली चिंगारी को ही बुझा देना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार जिसे चिंगारी समझ रही थी वो वास्तव में ज्वालामुखी था, जिसे ना तो बुझाया जा सका ना दबाया जा सका। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं,
जो बरसों तक सड़े जेल में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करें। याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। काला पानी की सजा पाने वालों का क्या हाल होता है, ये उन्हीं से पूछो जिसने वो सजा काटा है। वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। सावरकर अपनी किताब में खुद लिखते हैं, काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काल कूट पीकर, काल की कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौटा हूं और आज भी जीवित हूं। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। काला पानी की सजा में जेल में नारियल को हाथों से छीलने का काम दिया जाता था। कोलू चलाकर तेल निकालना पड़ता था। पानी पीने के लिए सिर्फ 2 कप मिलता था। भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और उस पर भी अगर तेल निकालने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोड़ों से पिटाई की जाती थी। एक छोटी सी कोठरी में रहना पड़ता था, उसी में टॉयलेट, उसी में पेशाब करना पड़ता था। धरती पर अगर कहीं नर्क था तो वो अंडमान की सेकुलर जेल में था। वीर सावरकर ने राष्ट्र की सेवा के लिए, आपकी और हमारी आज़ादी के लिए नरक की सजा 10 सालों तक भोगा था। और जब 10 सालों तक इस नरक दंड को उन्होंने भोग ही लिया था तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि अंग्रेजों से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि काला पानी की सजा उन्हें क्यों सुनाई गई थी। 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में अंग्रेजों के लिए भारतीयों से जासूसी कराने वाले ब्रिटिश अधिकारी सर कर्जन वायली की महान क्रांतिकारी मदनलाल डींगरा ने हत्या कर दी। तारीख 11 जुलाई 1909, स्थान लंदन का जहांगीर हॉल, जहां कुछ अंग्रेज भक्त जो खुद भारतीय थे वायली के लिए शोक सभाएं करने लगे और उन सभाओं में मदनलाल डींगरा के लिए निंदा प्रस्ताव पास करने लगे। वीर सावरकर से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने खुलकर मदनलाल की प्रशंसा की और उन भारतीयों को खरी खोटी सुनाया। सावरकर ने खुलकर कहा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन, सबसे महान है। हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। मुगलों के बाद इन अंग्रेज आक्रांताओं ने हमारी स्वतंत्रता को बंदी बनाया, इसलिए इनकी हत्या करने में कोई परहेज नहीं है। जब बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सरकार की वफादारी की शपथ ले रहे थे, सावरकर ने शपथ लेने से साफ मना कर दिया था। उसी दिन से ये फिरंगियों की नज़र में चढ़ गए थे। अंग्रेजों ने मान लिया कि कर्जन वायली की हत्या में सावरकर का हाथ है। अपने ही बनाए कानून को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर चलाने वाले अंग्रेजों ने सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया और 23 जनवरी 1911 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल में भेज दिया। आज तक हमें सिर्फ यही बताया गया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, लेकिन जिस माफ़ीनामे की बात ये बाएं हाथ से लिखने वाले इतिहासकार करते हैं वो ये नहीं बताते कि वो माफ़ीनामा एक सिंपल सी याचिका थी, एक सामान्य सी प्रक्रिया जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए कानूनी विधान था, जिसका एक फिक्स फॉर्मेट हुआ करता था, जिसमें अपना नाम और कुछ जरूरी बातें लिखना होता था। पारिक घोष, जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने यह चार्य का गठन किया था, इन सब ने ऐसी याचिका दायर की थी और इनकी याचनाएं स्वीकार भी हुई थी। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए ये सुविधाएं दी थी। सावरकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तब मैंने याचिका दायर की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण सावरकर को भी जो पत्र लिखा था उसमें भी अपने पेटिशन के बारे में लिखा है। कभी भी कोई बात छिपाया नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप लोग बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो खुद अपने आप से पूछिए, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि अगर आप जेल में बंद होते, बिना किसी अपराध के आप पर 3rd डिग्री यातनाएं दी जाती, तो आप क्या करते? और अगर आपको ऐसे में सरकार जेल से बाहर आने का कोई मौका देती, तो क्या आप जेल से बाहर नहीं आना चाहते? ये जो आराम चेयर एक्टिविस्ट होते हैं, जो एसी वाले रूम में बैठकर किताबें लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, उन्हें तपती धूप में सिर्फ 5 मिनट के लिए नंगे पैर खड़े होने की सजा दे दो। गुरु, ये माफीनामा तो क्या, अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। खैर, सावरकर ने वो याचिका सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेल की काल कोठरी में उनका सारा जीवन समाप्त हो जाए और आज़ादी पाने का जो लक्ष्य है वो उनका अधूरा रह जाए। महात्मा गांधी ने भी 1920-21 में सावरकर के पक्ष में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सावरकर को चाहिए कि वो अपने मुक्ति के लिए सरकार को याचिका भेजे। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वीर विनायक दामोदर सावरकर को 10 साल की सजा काटने के बाद सेलर जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि 16 सालों तक उन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद करके रखा गया। उन पर राजनीति करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिसे 1933 में जाकर हटाया गया। तो गुरु, ये था सावरकर के माफीनामे का असली सच। अब फैसला आपको करना है।
लेकिन फैसला करने से पहले, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने विवेक से, अपने ज़मीर से, अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिएगा, क्या सावरकर को किसी चारा घोटाले के लिए सेलुलर जेल भेजा गया था? क्या किया था सावरकर ने जो उन्हें काला पानी जैसे नर्क दंड को भोगने के लिए सेलुलर जेल भेज दिया गया था? आखिर अपराध क्या था वीर सावरकर का? यही ना कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया था। सोचिएगा जरा, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले और उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों को क्या मिला? जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में रहकर अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्हें क्या मिला? जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, उसको तो हमने सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन जिसने 10 सालों तक काला पानी की सजा काटा, जिसकी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ देश के लिए थी, उसको हमने क्या दिया? महात्मा गांधी की हत्या करने का दोष? अदालत ने भले उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आज तक हमने उन्हें कटघरे में खड़ा कर रखा है। हमने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। सोचिएगा जरा कि जिस सावरकर का नाम लेते ही हमारे मन में ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं, उन्हीं सावरकर ने 1857 में सैनिक विद्रोह को क्रांति का नाम दिया था। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसे 1907 में जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, वो सावरकर ने ही बनाया था। सावरकर ने तिरंगे को अशोक चक्र में शामिल करने का सुझाव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। फिर भी अगर आपके मन में सवाल खड़े होते हैं तो खुद को सिर्फ अपनी कल्पना में उस सेलुलर जेल में डालकर देखना, जहां सिर्फ 2 कटोरी पानी पीकर दिन भर कुल्लू चलाना पड़ता था। और फिर जो जवाब आपकी अंतरात्मा से निकले, वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि क्या सावरकर कायर थे या फिर वीर? क्या सावरकर ने जो माफीनामा लिखा था वो गलत था या फिर सही? वीडियो को शेयर करें और अपनी राय दें। भारत माता की सेवा और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित ऐसे वीर सेनानी को मेरा साधुवाद, कोटि कोटि नमन। और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। मिलता हूं जो नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।